बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए सीएसएस का लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमेशा कोशिश यही होती है कि जो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा होता है तो मैं उनको एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। सही है। सो आज का जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 17, जिनको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनको मैं भी प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। सही है। सो आज का जो टॉपिक है वो सिलेबस का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। सही है। और जो रोल ऑफ पुलिस थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके बारे में हमने पढ़ाया था। सही है। अब ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ अफेंडर एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हम बताएंगे। सही है। और एजेंसी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसी इसमें है, लेकिन वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। सही है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। सही है। अब इसमें हम क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ जज एंड रोल ऑफ डिफेंस अटॉर्नी एंड प्रिजन प्रोबेशन और पे रोड के बारे में बताऊंगा। सही है। ये जो टॉपिक है वो हमने पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सही है। इस टॉपिक के अलावा ये सारे मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा। सही है। आप आते हैं ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ अफेंडर को डिस्कस करते हैं। सही है। कन्विक्शन ऑफ अफेंडर बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं। इस प्रोसेस में हम किसी भी पर्सन को के बारे में जानते हैं कि क्या ये जो पर्सन है जो है, क्या ये गिल्टी है कि नहीं है। सही है। क्या उस पर्सन ने जुर्म किया है कि नहीं है। इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि उस पर्सन ने क्या जुर्म किया है कि नहीं है। सही है। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जब पुलिस किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करता है, जब उसको अरेस्ट करता है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो केस है वो पुलिस से शिफ्ट होकर कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। फिर कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं। सही है। मुख्तलिफ ट्रायल्स होते हैं और इस ट्रायल में जो कोर्ट जो जजेस होते हैं वो एविडेंस को देखते हैं। सही है। वो एविडेंस की बुनियाद पे किसी भी बंदे को मुजरिम करार देता है। सही है। और उस एविडेंस के बुनियाद पे वो फिर सेंटेंस सुना देता है। सही है। सो आते हैं स्लाइड को डिस्कस करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। सही। एजुकेशन प्रोसेस इज वेरी कम्प्लेक्स। सही है। कि ये जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स होता है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एजुकेशन प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है। ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें एक फॉर्मल जज किसी भी डिस्प्यूटेड केस के एविडेंस को देख के फैसला सुना देता है। वो किसी भी डिस्प्यूटेड केस में एविडेंस की बुनियाद पे वो फैसला सुना देता है। सही है। इस प्रोसेस में वो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या ये जो सस्पेक्ट है उसने जुर्म किया है कि नहीं है। सही है। और जो ट्रायल के हमारे पास जो कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। सही है। क्योंकि एक डिस्प्यूटेड केस का फैसला सुनाना ये बहुत मुश्किल होता है। सही है। आपने उसमें मुकम्मल एविडेंस को देखना होता है। सही है। आपने एविडेंस की बुनियाद पे फैसला करना होता है। सही है। आपने उसके बारे में ये सोचना होता है कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाए। सही है। इसी वजह से ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। सही है। It must provide fair, impartial justice in deciding the outcome of the conflict between the criminal and victim. सही है। इसमें यह कहते हैं कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लोग को इंसाफ दे, वो हक का साथ दे। सही है। जिन दो पार्टियों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है इन दोनों को इक्वल चांस दे बात करने की। सही है। फिर उनमें जो गिल्टी है उनको सजा दी जाए। सही है। कोर्ट को यह चाहिए कि वो किसी के साथ नाइंसाफी ना करे। अगर किसी भी पार्टी को यह लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि वहां पे नाइंसाफी हुई है, सही है, फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो पिछला ट्रायल था वो इम्प्रॉपर था, उस फिर वो हाई कोर्ट इस जजमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। सही है। सो एन एरोनस जजमेंट कैन डिवास्टेट पीपल लाइव्स। सही है। कोर्ट को चाहिए कि वो गलत जजमेंट ना करे। गलत जजमेंट से वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सही है। इसी वजह से सालों साल तक केस चलते रहते हैं। सही है। क्योंकि जो हमारे जो कोर्ट होते हैं वो सबूत का इंतजार करते हैं। सही है। वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही है। वो प्रॉपर वेट करते हैं। वो मुकम्मल एविडेंस को देख के और फिर फैसला सुना देता है। सही है। इसी वजह से ये जो केस जो
कोर्ट का जो केसेस होते हैं वो बहुत लेट होता है, सही है। ए कोर्ट इज कम्प्लेक्स एजेंसी विद मैनी इंडिपेंडेंट बट interrelated subsystem: clerk, prosecutor, defense attorney, judge, probation department, and each having role in the court operation, सही है। एक कोर्ट के जो अगर कोर्ट की जो स्ट्रक्चर है अगर उनको देखा जाए तो वो काफी कम्प्लेक्स होता है। इनमें बहुत से प्लेयर्स होते हैं, सही है। इनमें क्लर्क होता है, इनमें प्रोसिक्यूटर होता है, इनमें डिफेंस अटॉर्नी होता है, जजेस होते हैं, प्रोबेशन डिपार्टमेंट होते हैं, और कोर्ट ऑपरेशन में हर एक का अपना अपना रोल होता है, सही है। It also the sense of many important element of the criminal decision making, detention, trial and sentences, सही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, सही है, उस सिस्टम में, सही है। उनके जो एलिमेंट्स है इनमें जजेस आते हैं, इनमें प्रोसिक्यूटर आते हैं, इनमें क्लर्क आते हैं, इनमें डिफेंस अटॉर्नी आते हैं, सही है। जो किसी भी केस के डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, किसी केस की जो डिटेंशन में, किसी केस की ट्रायल में, किसी केस की सेंटेंसेस में अहम किरदार अदा करते हैं, सही है। आइडियली द जुडिशरी प्रोसेस ऑपरेट द एब्सोल्यूट फेयरनेस एंड इक्वलिटी। यह जो जुडिशरी प्रोसेस होता है इसमें मुकम्मल शफाफियत होता है, वो इंसाफ पर मबनी होता है, सही है, वो हक का साथ देता है, सही है। जो मुजरिम है जिस पर गिल्टी साबित हुए है तो उनको उस हिसाब से सजा दी जाती है, सही है। The entire process from filing the initial complaint to the final sentences of the defendant is governed by the precise rule of law designed to ensure fairness, सही है। अगर मुकम्मल प्रोसेस को देखें तो कंप्लेंट से लेकर डिपेंडेंट की सेंटेंस तक तमाम जो फैसले होते हैं वो रूल ऑफ लॉ के अंडर होते हैं, सही है। हर फैसले को इंसाफ से किया जाता है, सही है। ऐसे फैसले करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनमें मुकम्मल शफाफियत हो, सही है। ट्रायल प्रोसेस में 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है, सही है। इनमें एक है जज, दूसरा है प्रोसिक्यूटर, तीसरा हमारे पास है डिफेंस अटॉर्नी। ये जो प्रोसिक्यूटर होता है वो गवर्नमेंट की साइड से होता है, लेकिन ये जो डिफेंस अटॉर्नी होता है वो क्रिमिनल के साइड पे होता है, वो उनकी सेफगार्ड होता है, सही है, वो क्रिमिनल के साइड पे होता है। और प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन करती है, सही है। और जो जज होता है वो फैसला कर देता है, सही है। ये दोनों जो एविडेंस शो करते हैं उन एविडेंस को देख के वो जज फैसला सुना देता है, सही है। अभी मैं आप लोगों को रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर के बारे में बताऊंगा, सही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्ट में 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मेंबर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है। इनमें एक है प्रोसिक्यूटर, दूसरा हमारे पास डिफेंस अटॉर्नी, तीसरा हमारे पास जजेस होते हैं, सही है। अभी मैं आप लोगों को रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर के बारे में बताऊंगा, सही है, कि प्रोसिक्यूटर का रोल हमारे पास क्या हो सकती है, सही है। ये सारे प्रोसिक्यूटर के रोल है, इनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, सही है। इनमें जो सबसे जो पहला जो आते हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ वायलेशन, सही है। प्रोसिक्यूटर का सबसे पहला रोल ये होता है कि वो इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करता है, सही है, जिसने लॉ को वायलेट किया है, सही है। इनके पास इस चीज की इजाजत होती है कि वो किसी भी ऑफेंडर का इन्वेस्टिगेशन करे, सही है। वो अपने पास स्टाफ भी रख सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, सही है। सो इनका रोल ये होता है कि अगर कोई भी बंदा अगर लॉ को वायलेट करेगा तो वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो इस चीज के बारे में जानेगा कि किसने लॉ को वायलेट किया या क्यों वायलेट किया, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से इस ऑफेंडर ने इस लॉ को वायलेट किया, सही है। कोऑपरेशन विद पुलिस, दूसरा रोल है हमारे पास कोऑपरेशन विद पुलिस, सही है। दूसरा जो रोल है वो है पुलिस के साथ जो प्रोसिक्यूटर होता है वो कोऑपरेट करता है, सही है। और जो प्रोसिक्यूटर होंगे वो पुलिस को गाइड करेगा, उनको मशवरा देंगे कि आपने किस तरह चीजों के हैंडल करना होते हैं, सही है। वो पुलिस को ट्रेन करेगा, सही है। उनको ये भी बताएगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरह करने है, सही है, आपने लीगल अरेस्ट किस तरह करने है, सही है। सो
प्रोसिक्यूटर का एक रोल ये भी होता है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेशन करेगा, पुलिस को ट्रेन करेगा, पुलिस को चीजें बताएंगे कि आपने मुख्तलिफ कंडीशन को किस तरह आपने उसको हैंडल करना होता है। सही है। तीसरा हमारे पास है डिटरमाइनिंग चार्जेस। सही है। तीसरा जो रोल है वो ये है कि वो चार्ज को डिटरमाइन करेगा। सही है। वो क्रिमिनल के नेचर को देखे, क्राइम के नेचर को देखे वो चार्जेस को डिटरमाइन करेगा। सही है। अगर उसने जो क्राइम किया, क्या वो ब्रूटल क्राइम उसने किया है या लेस इंटेंसिटी के क्राइम उसने किया है। सही है। सो क्राइम के नेचर को देख के और उस बंदे के नेचर को देख के इस हिसाब से उस पर चार्जेस लगाएंगे। सही है। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट एंड प्री ट्रायल हेयरिंग एंड मोशन। सही है। ये जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट को प्री ट्रायल हेयरिंग में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है। और उनका काम यह होता है कि वो खुद केस के लिए खुद केस को लेके ट्रायल के लिए आते हैं। सही है। फिर इस केस से रिलेटेड जितनी भी तैयारी होती है उनको कर लेते हैं। सही है। वो विटनेसेस के साथ वो कांटेक्ट कर लेते हैं। सही है। उस केस से रिलेटेड जितने भी फिजिकल एविडेंस होते हैं उनको सिक्योर कर लेते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। सही है। अगर इन बातों को देखें तो वो ट्रायल से पहले तैयारी करते हैं। सही है। और ये जो सारे काम करते हैं वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट को प्री ट्रायल हेयरिंग में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। प्ली बार्गेनिंग हमारे पास क्या है। सही है। प्ली बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट होती है जो कि डिपेंडेंट और प्रोसिक्यूटर के दरमियान होती है। सही है। अगर इसमें क्या होता है, अगर डिपेंडेंट अपने जुर्म को कबूल कर ले तो फिर प्रोसिक्यूटर इस पे कम चार्जेस लगा लेते हैं। सही है। रिकमेंड सेंटेंसेस। सही है। इसका प्रोसिक्यूटर का एक रोल ये भी होता है कि जब सेंटेंस दी जाती है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसिक्यूटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सही है। प्रोसिक्यूटर क्राइम के नेचर को समझते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को समझते हैं। सही है। इसी वजह से वो सेंटेंस को रिकमेंड करते हैं। सही है। वो पब्लिक ओपिनियन नेचर ऑफ क्राइम और पर्सन के नेचर को देख इस हिसाब से उनको सेंटेंस रिकमेंड कर। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट अपील। सही है। गवर्नमेंट की जो अपील है उनको रिप्रेजेंट करती है। सही है। अगर कुछ चीजें गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है तो ये जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपील जमा कर सकते हैं। सही है। कंडक्टेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं और कंडीशन कुछ इस तरह है तो वहां पे वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेगा। सही है। ये हमारे पास रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर थे। सही है। इनके बारे में मैं आप लोग इसके बाद मैं आप लोग को रोल ऑफ डिफेंस अटॉर्नी के बारे में बताऊंगा। सही है। कि डिफेंस अटॉर्नी के जो रोल है वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोसिक्यूटर होते वो गवर्नमेंट के साइड पे होता है और ये जो डिफेंस अटॉर्नी जो होते वो अफेंडर के साइड पे होता है। सही है। सो इनका जो रोल है, ये सारे इनका रोल है जिनको मैं अभी वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सही है। इनमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो है इन्वेस्टिगेशन द इंसिडेंट। सही है। वो इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो इंसिडेंट है वो क्यों पेश आया या जो अफेंडर थे वो क्यों मजबूर हो गए जो जो उसने इस तरह एक्ट किए। सही है। तो डिफेंस का ये रोल होता है कि वो जो इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हो गए वो उसको कलेक्ट करेंगे, वो वजह को जानेंगे। सही है। कि ये जो अफेंडर तो उसने क्यों इस तरह बिहेवियर में वो इन्वॉल्व हो गए। सही है। इंटरव्यूइंग द क्लाइंट पुलिस ऑफिसर एंड अदर विटनेसेस, वो पुलिस क्लाइंट से पूछेंगे, पुलिस ऑफिसर से पूछेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, जो अदर जो विटनेसेस जो होंगे उनसे पूछेंगे। सही है। सो इससे रिलेटेड वो जो मुख्तलिफ चीजें होंगे, मुख्तलिफ जो फैक्ट्स होंगे वो कलेक्ट करेंगे। सही है। वो डिफरेंट विटनेसेस पुलिस ऑफिसर क्लाइंट से पूछेंगे ताकि वो इससे रिलेटेड उस केस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस होंगे वो कलेक्ट करेंगे ताकि फिर वो ट्रायल के टाइम वो उसके काम आ जाए। सही है। डिस्कसिंग द मैटर विद प्रोसिक्यूटर, वो प्रोसिक्यूटर के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे, कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सही है। उनको समझाएंगे कि क्यों ये जो अफेंडर था वो मजबूर हो गए उसने क्राइम किया। सही है। उनकी कोशिश ये होगी कि ये जो अफेंडर है वो बरी हो जाए। सही है। सो 4 नंबर पे है रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट।
जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो हमारे पास डिफेंस अटर्नी होते हैं वो डिपेंडेंट के साइड पे होता है, सही है, वो अफेंडर के साइड पे होता है। उनकी उनकी कोशिश यही होती है कि अफेंडर को डिफेंस करे, उनको बरी किया जाए, सही है। प्रिपेयरिंग द केस फॉर ट्रायल इंक्लूडिंग द डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, सही है। डिफेंस अटर्नी का काम ये भी होता है कि वो ट्रायल के लिए केस को प्रिपेयर किया जाए, सही है, उनके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बना दिया जाए, ताकि उनका काम ये होता है वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाएंगे, सही है। उनका मकसद ये होता है कि वो जो डिफेंडर है, वो जो अफेंडर है, उनको डिफेंस किया जाए, सही है, उनको इनोसेंट प्रूव किया जाए, सही है। फिलिंग एंड आर्गुइंग द लीगल मोशन विद द ट्रायल के साथ लीगल मोशन पे बात करते हैं, इन पे बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, सही है, उनको फिल करने की कोशिश करता है, सही है। प्रोवाइड असिस्टेंस एट द सेंटेंस, जो डिफेंस अटर्नी होता है वो केस को जानता है, वो विक्टिम को जानता है, वो जो क्राइम के नेचर को जानता है, वो सिचुएशन को जानता है, तो इसी वजह से वो सेंटेंस देने में मदद प्रोवाइड कर सकता है। उनका एक रोल ये भी होता है कि वो सेंटेंस सुनाने के दौरान वो मदद प्रोवाइड करेगा, सही है। लास्ट नंबर पे आता है कि डिटरमाइन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द अपील, जो डिफेंस अटर्नी होता है वो अफेंडर को गाइड कर सकता है कि अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई हो तो वो उनको गाइड कर सकता है कि वो अपील जमा करे किसी भी हाई कोर्ट में, सही है। सो उनकी एक रोल ये भी है कि वो अपील की बेसिस को डिटरमाइन करेगा, सही है, अपील की बुनियाद भी वो रखेगा, सही है, डिटरमाइन करेगा, सही है। सो अब आते हैं रोल ऑफ जजेस। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कोर्ट में 3 मेंबर अहम होते हैं, इनमें एक जजेस भी है, सही है। द थर्ड मेजर पार्टिसिपेंट इन द क्रिमिनल ट्रायल इज जज। अगर कोर्ट में देखा जाए तो ये जो थर्ड मेजर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमारे पास जज होते हैं, और ही इज द सीनियर ऑफिसर इन क्रिमिनल लॉ, वो क्रिमिनल लॉ में सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, वो कोर्ट में सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, सही है। उनका ड्यूटी ये होता है कि उसने जो होल केस है उन पर नजर रखना है, उसने सारे केस को डील करना होता है, सही है। अब आते हैं उसकी जो रोल है, ये हमारे पास उसके रोल है, अभी उनको डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल द जज रूल ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंडक्ट, सेटल द क्वेश्चन ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर एंड गाइड द क्वेश्चन ऑफ विटनेसेस, सही है। यह जो जजेस होता है वो पूरे प्रोसेस को रन करता है, सारे प्रोसेस पे नजर रखते हैं, वो इंश्योर करता है कि जो कोर्ट में जो कंडक्ट है वो अप्रोप्रिएट हो, और जज एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सारे केस को रन करता है, सही है। और जो दोनों पार्टी जो अपने एविडेंस और अपने जो विटनेसेस दिखाएंगे या अपने जो विटनेसेस को बुलाएंगे, फिर जज इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, सही है, और उन क्वेश्चन पे वो नजर रखेंगे, उन एविडेंस पे वो नजर रखेंगे, ताकि वो बाद में फैसला करे, उन एविडेंस की बुनियाद पे बाद में वो फैसला करेगा, सही है, वो डिसीजन लेगा उन विटनेसेस और उन फैक्ट्स और फिगर और एविडेंस की बुनियाद पर, सही है। when the jury trial occurs, the judge must instruct jury member on which evidence can be examined and which should be ignored. अगर किसी भी ट्रायल में जूरी इन्वॉल्व हो तो जज जूरी को गाइड करेगा, जूरी मेंबर को गाइड करेगा कि आपने कौन सी एविडेंस को एग्जामिन करने हैं, कौन से एविडेंस को आपने जज करने होते हैं, सही है, और कौन सी एविडेंस को आपने इग्नोर करने हैं, सही है। फाइनली इफ अ डिफेंडेंट इज फाउंड गिल्टी द जज शुड डिसाइड द सेंटेंस, सही है। अगर किसी भी अफेंडर पे, अगर किसी भी सस्पेक्ट पे अगर जुर्म साबित होगा तो फिर जज सेंटेंस डिसाइड करेगा, सही है। जो जजेस होंगे वो सजा सुनाएंगे, वो सजा डिसाइड करेंगे, सही है, कि उनको कौन सी सजा देनी है, सही है। देयर ड्यूटी इंक्लूड चूजिंग द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एट्स लेंथ। जज का ड्यूटी और जज का रोल हमारे पास ये भी है कि जब वो सजा सुनाएंगे तो वो क्राइम के नेचर को जानते होंगे, वो उस बंदे के नेचर को जानते होंगे, उसकी बुनियाद पे वो सजा सुनाएंगे और सजा की किस्म के उसको किस तरह सजा देंगे उनके बारे में बताएंगे कि उसे कौन सी सजा देनी है,
सजा की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन, इसके बारे में बताएंगे कि उनको एक साल की सजा देनी है या उनको 2 साल की सजा देनी है। सजा की जो लेंथ है या जो टाइप ऑफ जो सेंटेंस है उनको डिफाइन करना, ये भी जज का रोल होता है, सही है। इफ एरर इज मेड और डिसीजन विद इनजस्टिस, हिज डिसीजन विल बी रिवर्स। अगर जज ने डिसीजन के दौरान अगर उसने कोई गलती किया है या उसने बेइंसाफी किया है तो उसकी जो डिसीजन है वो रिवर्स होगा, सही है। उनका जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट में फिर चैलेंज होगा, सही है। अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि उसने नाइंसाफी किया है या उनसे एरर हुआ है तो फिर वो इस डिसीजन को रिवर्स करेगा, सही है। अब आते हैं क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस, सही है, कि क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस में जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन सारे के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, सही है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस आर फॉलोज। सो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जो क्रिमिनल ट्रायल का जो प्रोसेस है वो ओपनिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, सही है। ओपनिंग स्टेट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो ये जो दोनों पार्टी होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं या जो डिफेंस होते हैं, वो एक ओपनिंग स्टेटमेंट जमा करती है, सही है, जिसमें वो ये डिस्क्राइब करती है कि वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, सही है। उनका केस किस चीज के साथ रिलेटेड है, उसी केस में, उसी ओपनिंग स्टेटमेंट में वो फैक्ट्स, उसी स्टेटमेंट में वो फैक्ट्स मेंशन करते हैं, उसी स्टेटमेंट में वो विटनेसेस की इंट्रोडक्शन करते हैं, सही है। और फिर वो जो स्टेटमेंट है वो जज के सामने रखता है और जज को प्रिपेयर करता है कि वो ये केस किस चीज के बारे में करना चाहते हैं, सही है। वो किस चीज के बारे में ये जो केस है वो रन करना चाहते हैं, वो किस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, सही है। अगर आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो केस की ब्रीफिंग होता है, सही है। इनमें सारे जो एविडेंस होते हैं, सारे जो विटनेसेस होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है, सही है। दूसरा हमारे पास है द प्रोसिक्यूटर केस, सही है। जब प्रोसिक्यूटर स्टेटमेंट देता है, जब ओपनिंग स्टेटमेंट देता है तो फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर होंगे वो एक अपना केस प्रेजेंट करना शुरू करेगा, सही है। वो एविडेंस के जरिए उसको प्रेजेंट करेगा, वो विटनेसेस के जरिए उसको प्रेजेंट करेगा, सही है। उसके जो विटनेसेस होंगे उसमें पुलिस आते हैं, उसमें विक्टिम आते हैं, उनमें और जो गवाही देने वाले जो लोग होंगे वो आते हैं, सही है। और उन विटनेसेस के जरिए वो अपने केस स्ट्रांग कर देता है, सही है। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो इसके बाद जो प्रोसिक्यूटर केस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सही है। जब प्रोसिक्यूटर अपना केस जमा करता है, सही है, तो फिर इसके बाद डिफेंस अटॉर्नी को चांस देता है कि वो प्रोसिक्यूटर की जो विटनेसेस है उनको खड़ा करके उन पे क्वेश्चन करे, सही है। और डिफेंस अटॉर्नी का कोशिश यही होता है कि विटनेसेस पे क्वेश्चन करे और वो अगर झूठ बोलता है तो उनकी जो झूठ है वो पकड़े, सही है। अगर प्रोसिक्यूटर ने वहां पे लीगल और फेयर एविडेंस शो नहीं किए तो इससे ये भी हो सकता है कि उसका केस वहां पे खत्म हो जाए, सही है। और फिर जज डायरेक्टेड वर्डिक्ट का मोशन रूल करेगा, सही है। इसका मतलब ये है अगर प्रोसिक्यूटर के साथ इनफ एविडेंस नहीं होंगे तो उनका केस वीक होगा और इसका केस खत्म हो सकता है इससे। अगर जज इनके केस को खत्म नहीं करता तो फिर डिफेंस अपना केस जमा करेगा, सही। अब आते हैं डिफेंस केस, सही है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद डिफेंस केस होता है। ये जो डिफेंस अटॉर्नी होता है वो अपने केस जमा करते हैं, सही है। वो अपने विटनेसेस को बुला लेते हैं, सही है। वो अपने उनके पास जो एविडेंस होते हैं वो शो कर देते हैं, सही है, ताकि उसके जो केस है वो स्ट्रांग हो जाए, सही है। फिर इसके बाद रिबटल आता है, सही है। अगर प्रोसिक्यूटर के पास और भी एविडेंस है, अगर उनके पास और भी विटनेसेस होंगे, अगर वो इस विटनेसेस को बुला लेते तो उसको रिबटल कहते हैं, सही है। सरिबटल किस चीज को कहते हैं, जब डिफेंस अपनी साइड पे अपनी तरफ से जब विटनेसेस को बुला लेता है तो उनको सरिबटल कहते हैं, सही है। क्लोजिंग आर्गुमेंट, सही है। जब दोनों पार्टी अपनी तरफ से जब विटनेसेस बुलाने के बाद अगर डिफेंस यही चाहे कि वो जज को रिक्वेस्ट करे कि वो डायरेक्टेड वर्डिक्ट का मोशन रूल करे, अगर जज इस पे राजी हो जाता है, सही है, अगर वो अपने जो रूल है वो
उसी रूल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे केस खत्म हो सकता है और वो डिपेंडेंट को रिहा कर सकता है। सही है। अगर जज इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई करता है, अगर वो इसके उस पर राजी नहीं होता, सही है, तो फिर दोनों के दरमियान क्या होता है, दोनों जो पार्टी उनके दरमियान फिर क्लोजिंग आर्गुमेंट होती है। सही है। क्लोजिंग आर्गुमेंट जो होती है वो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस के दरमियान होती है। वो इसमें एक दूसरे के साथ एविडेंस विटनेसेस को डिस्कस करते हैं। सही है। वो एक दूसरे को ये साबित करते हैं कि कौन से पार्टी गिल्टी है। सही है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहां तक इस क्लोजिंग आर्गुमेंट तक तो सारे एविडेंस और विटनेसेस तो यूज हो जाते, तो इसके पास ये जो जूरी है उनके पास केस चला जाता है। सही है। कि वो केस को किस तरह डिसाइड करेगा। सही है। जो जज है वो जूरी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने कौन सी एविडेंस के बना पे आपने फैसला करना है। सही है। आपने कौन से एविडेंस को एग्जामिन करना है और कौन सी एविडेंस को इग्नोर करना है। जो जजेस होते हैं वो जूरी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सही है। कि आपने कौन से फैसला या कौन से एविडेंस को डिस्कस करने होंगे, कौन सी एविडेंस के बिना पे आपने फैसला सुनाना होगा। सही है। या आपने कौन से एविडेंस को इग्नोर करने होगी। सही है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो जूरी होते वो फैसला सुनाते हैं। सही है। और जो सस्पेक्ट होंगे कि क्या वो गिल्टी है कि नहीं है। सही है। अगर जिन कंट्री में जूरी मौजूद होता है तो उसी सिस्टम में जूरी फैसला सुना देता है। अगर वहां पे जूरी का सिस्टम नहीं है तो वहां पे फैसला जज सुनाएगा। सही है। तो फैसला सुनाने के बाद क्या होता है, जो गिल्टी होते हैं उनको सजा दी जाती है। सही है। अगर इस ऑफेंडर को ये लगे कि उनके साथ नाइंसाफी होता है तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को ये लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुआ तो वो उनकी जो केस है वो दोबारा कर सकता है। तो अगर कोर्ट को ये लगा कि उस ऑफेंडर के साथ नाइंसाफी होता है तो फिर वो जो उस कोर्ट के जो डिसीजन है उनको डिसमिस कर सकता है। सही है। अब आते हैं प्रेजेंट। सही है। प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या होता है। सही है। अगर पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सिस्टम है अगर उनको देखा जाए तो वो बिल्कुल ब्रिटिश का जो प्रेजेंट सिस्टम है बिल्कुल इसकी तरह है। सही है। और ये जो प्रेजेंट सिस्टम है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग जो ऑफेंडर है उनको सरप्रेस किया जाए, उनको अपनी गिल्ट की सजा दिया जाए। सही है। प्रिजन बेसिकली हमारे पास क्या होता है। सही है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग होता है जिसमें लोग को बंद किया जाता है, जिसमें लोगों से आजादी छीन लेते हैं। सही है। और लोगों को बंद करके उसमें उसी बिल्डिंग में रखते हैं। सही है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग जेल होते। एक हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट जेल जिसमें वो लोग होते हैं जो कि अंडर ट्रायल होते हैं। सही है। उन लोगों ने इतना सीरियस क्राइम नहीं किया हो। सही है। इसमें वो लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म कन्विक्टेड हो। दूसरा हमारे पास है सेंट्रल जेल हमारे पास इसमें वो लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कन्विक्टेड हो, जो उसमें वो लोग होते हैं जिसने सीरियस क्राइम किया हो। सही है। एक जेल हमारे पास जुवेनाइल के लिए जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। दूसरा हमारे पास एक जेल हमारे पास होता है वुमेन जेल जिसमें वुमेन को बंद किया जाता है। सही है। Prison in Pakistan and their administration is provisional subject under Constitution of Pakistan. अगर पाकिस्तान में अगर प्रिजन सिस्टम को देखा जाए, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर के नीचे काम करती है। सही है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वो वहां पे वो रूल अप्लाई करेगा। सही है। पाकिस्तान हैज द थर्ड लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, अगर पाकिस्तान की जो प्रिजन में जो पॉपुलेशन है, अगर कैदी पॉपुलेशन है, अगर उनको देखा जाए तो वो वर्ल्ड पे तीसरे लार्जेस्ट नंबर पे है। सही है। अराउंड 64.5% ऑफ प्रिजन आर स्टिल वेटिंग फॉर द ट्रायल। सही है। 65% जो प्रिजनर है वो ट्रायल पे है। सही है। 98% आर मेल, 98% इसमें मेल है
प्रिजनर है, सही है। 1.7% इसमें जुवेनाइल है एंड 1.2% इसमें फॉरेन सिटीजन है, सही है। As in 2018, Pakistan had official occupancy rate of 56,499 and they have 80,145 prisoner। अगर 2018 के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो प्रिजनर की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 56,499 थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो प्रिजनर थे, हमारे जो कैदी थे, उनकी तादाद 80,145 थे, सही है। ऑक्यूपेंसी इतनी कम थी लेकिन कैदी इतनी ज्यादा थी, सही है। हमारे पास जो प्रिजनर के लिए रिसोर्सेज नहीं है लेकिन प्रिजनर भी बहुत ज्यादा है, सही है। इसके बावजूद प्रिजनर बहुत ज्यादा है, सही है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्रिजन, सही है कि प्रिजन का फंक्शन हमारे पास क्या क्या होता है, सही है। सो आते हैं उनकी जो फंक्शन है उनको डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूट द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट जिस ऑफेंडर को, जिस मुजरिम को जो सजा सुनाएगा वो ऑफेंडर उसी सजा को प्रिजन में पूरा करेगा, सही है। वो अपने सजा को प्रिजन में पूरा करेगा, बसर करेगा, सही है। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन अमंग्स्ट द प्रिजनर, सही है कि प्रिजन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रिजन के दरमियान, प्रिजन के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, सही है। वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करेगा, सही है। कंट्रोल एक्सपेंडिचर ऑफ रिलेटिंग प्रिजन मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट भी है, सही है। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग प्रिजन मैनेजमेंट। प्रिजन मैनेजमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा या उनका जितने भी जरूरियात होंगे वो उसको प्रोवाइड करेगा, सही है। प्रिजन का फंक्शन एक ये भी है कि उसी प्रिजन का मैनेजमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है, उनके जितने भी जरूरियात है उनको वो प्रोवाइड करेगा, उनकी जरूरियात को पूरा करेगा, सही है। प्रिजन कैन आल्सो बी यूज्ड एज करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, सही है। प्रिजन का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि उसको लोगों में बंद किया जाए, सही है। उनको लोगों में बंद रखेगा, सही है। वहां पे लोग को बंद रखा जाएगा, सही है। उनका मकसद ये भी है कि ये जो प्रिजन है उनको एज ए करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें लोगों को इसलिए बंद किया जाता है ताकि वहां पे उससे इंसान बन जाए, सही है, ताकि वो दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, ताकि वहां पे उनकी जो मोरल कैरेक्टर को बिल्ड किया जाए, सही है, उनकी सोशल कैरेक्टर को बिल्ड किया जाए, सही है, ताकि वो फिर सोसाइटी में री इंटीग्रेट हो जाए, सही है। सो इम्पोर्टेंट वेरियस एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग स्किल शुड बी प्रोवाइड टू द प्रिजन। जो प्रिजनर होगा तो प्रिजन में उनको एजुकेशन और जो ट्रेनिंग जो स्किल है वहां पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रिजन में ऑफेंडर को एजुकेशन स्किल दी जाएगी, ट्रेनिंग स्किल दी जाएगी ताकि वो इस स्किल से बाहर आके फायदा हासिल करे, सही है। ऑर्गेनाइज डिफरेंट रिक्रिएशनल प्रोग्राम। प्रिजन का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो प्रिजन में डिफरेंट रिक्रिएशनल प्रोग्राम अरेंज करे, सही है, ताकि वहां पे जो प्रिजनर होगा, ताकि वहां पे जो ऑफेंडर होगा, ताकि वहां पे जो ऑफेंडर होंगे वो वहां पे बिजी होंगे, सही है, वो इस रिक्रिएशनल प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होंगे, सही है। सो ये हमारे पास प्रिजन के फंक्शन थे, सही है। अभी मैं आप लोगों को प्रोबेशन के बारे में बताऊंगा, सही है, कि इसकी डिफिनीशन क्या है, सही है। सो प्रोबेशन को ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सही है। उनकी कंडीशन के बारे में हमने बताया था, सही है। प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में हमने बताया था, सही। इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में हमने बताया था, सही है। इट इज द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्टेड ऑफेंडर बाय द कोर्ट एंड रिलीज हिम इन सर्टेन कंडीशन, अलाउ हिम टू लाई इन कम्युनिटी विद और विदाउट सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। कोर्ट किसी भी मुजरिम और जो कन्विक्टेड ऑफेंडर होता है उनकी जो सेंटेंस है उनको सस्पेंड किया जाता है और फिर उसको इस बात की इजाजत देती है कि वो कम्युनिटी में जाके वहां पे बाकी जिंदगी गुजारे, सही है। लेकिन वो उस कम्युनिटी में जब वो जिंदगी गुजारेगा तो वो वहां पे भी प्रोबेशन ऑफिसर के नजरों में होगा, सही है, कि उनकी जो बिहेवियर है वो किस तरह है, सही है। अगर वो इलीगल बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा तो उनको दोबारा फिर जेल जाना पड़ेगा, सही है। सो अब आता है पेरोल। पेरोल हमारे पास बेसिकली क्या है? पेरोल इज द रिलीज ऑफ
prisoner before the completion of sentence on the promise of good behavior. गुड बिहेवियर होने की वजह से जो प्रिजनर होते हैं, सही है, उनको रिलीज किया जाता है। कुछ सेंटेंस गुजरने के बाद, कुछ सजा काटने के बाद जो प्रिजनर होता है वो पेरोल पे रिलीज किया जाता है, सही है। उनकी अच्छी बिहेवियर की वजह से उनको रिलीज किया जाता है, सही है। अब आते हैं कंडीशन ऑफ पेरोल। पेरोल की कंडीशन क्या हो सकती है, सही है। पेरोल इज ग्रांटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो पेरोल, किसी भी बंदे को पेरोल पे रिहा किया जाता है, सही है। इट इज गिवन टू द अफेंडर हु इज इन्वॉल्व इन माइनर क्राइम। वो उस अफेंडर को पेरोल पे रिहा किया जाएगा जो कि माइनर ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा, जो कि लेस इंटेंसिटी के क्राइम में इन्वॉल्व होगा, सही है। जो कि खतरनाक क्राइम नहीं करेगा, सही है, जो खतरनाक क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा, सही है। पेरोल इज ग्रांटेड टू द फर्स्ट टाइम अफेंडर। पेरोल उस बंदे को पेरोल पे रिहा किया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम अफेंडर हो, जो उसने ये जुर्म पहली दफा किया हो, सही है, जो उसने पहली दफा उसने जुर्म किया हो, सही है। द प्रिजनर आर हिज और हर फैमिली कैन अप्लाई फॉर द पेरोल। द पेरोल ऑफिसर एंड जेल सुपरवाइजर के आल्सो रिकमेंड द प्रिजनर फॉर द पेरोल। प्रिजनर की जो फैमिली होती है या प्रिजनर खुद पेरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, सही है। और जो पेरोल ऑफिसर होता है या जेल सुपरडेंटेंट होते हैं वो भी किसी बंदे को पेरोल पे रिहा किया जा सकता है, सही है। ड्यूरिंग द पेरोल पीरियड द पेरोली रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरोल ऑफिसर। पेरोल पीरियड में जो भी पेरोल पे रहा हुआ हो वो पेरोल ऑफिसर के सुपरविजन में होता है, सही है। वो जो एक्टिविटी करेगा पेरोल ऑफिसर का उस पर नजर होगा, सही है। वो उनको जज किया करेगा, सही है, कि वो किस तरह बिहेवियर में इन्वॉल्व है, वो किस तरह एक्ट करता है, सही है। अगर वो इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होगा तो उनको डायरेक्ट जेल जाना पड़ेगा, सही है। पेरोल इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। पेरोल स्पेसिफिक पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है, सही है।